बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि बेटा हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 खिदमत खल्क़ एक इबादत। आज बेटा हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू करना है। चैप्टर नंबर 5 पाक वतन है पाकिस्तान। और ये क्या है? हमारी नज़्म है। ये क्या है? नज़्म है। और क्या नाम है हमारी नज़्म का? पाक वतन है पाकिस्तान। पाक वतन है पाकिस्तान। ठीक है बेटा। अब बेटा आपको मैं समझा दूं कि नज़्म और नस्र में क्या फ़र्क होता है। हमारे उर्दू में दो चीज़ें पाई जाती हैं, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक नस्र और दूसरी नज़्म। कौन कौन सी होती हैं? नस्र और नज़्म। बेटा आपने अपनी किताब में देखा है कि कुछ असबाक होते हैं, यानी जो कहानियाँ हैं, या आप उर्दू बे में मज़ामीन पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, वाक़यात पढ़ते हैं, जो कि जुमलों की सूरत में होती है। यानी एक जुमला आपने लिखा, ख़त्मा लगाया, उसके बाद आपने अगला जुमला उसके आगे से ही शुरू कर लिया और वो हमें एक पैराग्राफ की सूरत में नज़र आता है, तो उसे हम नस्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नस्र कहते हैं। और एक होती है नज़्म। अब बेटा नज़्म जो है वो छोटे छोटे मिसरों की शक्ल में लिखी जाती है और वो मिसरे एक ख़ास तरतीब में लिखे जाते हैं, यानी हम उन मिसरों को आगे पीछे नहीं कर सकते। अब बेटा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर दो मिसरे हों तो वो एक शेर कहलाता है। दो मिसरे हों तो वो एक शेर कहलाता है। ठीक है। और अगर तीन मिसरे आ जाते हैं किसी नज़्म में तो वो मुसल्लस कहलाता है। वो नज़्म क्या कहलाती है? मुसल्लस। क्या कहलाती है? मुसल्लस। और अगर चार मिसरे आ जाएं तो वो हमारा बंद। पांच मिसरे आ जाएं तो उसे कहा जाता है मुखम्मस। क्या कहा जाता है? मुखम्मस, जिसके बारे में मैं आपको बड़ी क्लासेस में बताऊंगी। लेकिन ये जहन में रखें कि मुख्तलिफ जो हैं वो नज़्म की अशकाल होती हैं। दो मिसरों की भी होती है, तीन मिसरों की भी होती है, चार मिसरों की भी होती है, पाँच की भी होती है और 6 मिसरों की भी होती है। ठीक है बेटा। और दो अशार हों, तीन अशार हों, या दो बंद हों, तीन बंद हों, चार बंद हों, तो वो एक पूरी नज़्म की शक्ल हमारे सामने आ जाती है। समझ आ गया बेटा? अब आप सब अपने किताब का सफ़ा नंबर 16, किताब का सफ़ा नंबर 16 यानी पेज नंबर 16 खोलेंगे, जिस पे हमारी नज़्म शुरू हो रही है। पाक वतन है पाकिस्तान। हमारी क्या नज़्म है? पाक वतन है पाकिस्तान। अब बेटा इस नज़्म में पाकिस्तान के बारे में बताया है कि हमारा मुल्क, हमारा वतन पाकिस्तान जो है वो पाक और साफ़ है। उसकी हर चीज़, उसकी मट्टी, उसके दरख्त, उसके फूल पौधे, हर चीज़, यहाँ तक कि ज़र्रा ज़र्रा भी पाक और साफ़ है और उसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है। समझ आ गया बेटा? जी, तो शुरू करते हैं। पहला शेर है हमारा, पाक वतन है पाकिस्तान, फूलों और कलियों का जहान। पाक है इस गुलशन की फ़िज़ाएँ, पाक है मट्टी, पाक हवाएँ, पाक है पानी, पाक घटाएँ, पाक है पर्वत और मैदान, पाक वतन है पाकिस्तान। अब बेटा आप देखें हमारा जो पहला बंद है वो थोड़ा यानी तफसीलन बताया गया है, जिसमें हमारे वतन पाकिस्तान की बारे में बताया हुआ है कि वहाँ की हर चीज़ पाक साफ़ है।
अब इसमें शायर हमें क्या बता रहा है, इस मिली नगमे में बताया जा रहा है कि हमारा वतन जो है वो बिल्कुल पाक साफ़ है और वतन की तारीफ़ की जा रही है। अब बेटा एक चीज़ की मैं और वजाहत आपको कर दूं, मैंने आप जानते हैं मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मिली नगमा। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? मिली नगमा। बेटा मिली नगमा का मतलब है ऐसा गीत जिसमें वतन की तारीफ़ बयान की जाती है, वतन में पाई जाने वाली चीज़ों की तारीफ़ और अहमियत बयान की जाती है। ऐसे गीत को मिली नगमा कहा जाता है। समझ आ गया बेटा? जी। अब देखिए अभी हमने जो बंद पढ़ा है, पाक वतन है पाकिस्तान, फूलों और कलियों का जहान, पाक है इस गुलशन की फ़िज़ाएँ, पाक है मिट्टी पाक हवाएं, पाक है पानी पाक घटाएं, पाक है पर्वत और मैदान, पाक वतन है पाकिस्तान। अब इस बंद में शायर अपने वतन की तारीफ़ करते हुए कह रहा है कि हमारा वतन पाक और साफ़ है, जिस तरह एक बाग की बहार फूलों से होती है। फूलों और कलियों का जहान, यानी अब हमारे मुल्क को, हमारे वतन को किससे मिलाया गया है? फूलों और कलियों के जहान से। यानी एक ऐसा बाग जहाँ पर फूल ही फूल हों, कलियाँ हों, सरसब्ज़ व शादाब जो हैं वो हर तरफ सब्ज़ा मौजूद हो, जो आँखों को ठंडक जिससे मिलती हो। तो उन्होंने यही बताया है कि हमारा मुल्क जो है वो एक बाग की तरह है। जिस तरह एक बाग में बहार आ जाती है जब फूल खिलते हैं, तो इसी तरह मेरा वतन जो है वो भी एक बाग की तरह है जो फूलों और कलियों से भरा हुआ है। यानी जहाँ हम लोग जो हैं, यानी बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, ख़वातीन को किससे मिलाया गया है? फूलों और कलियों से। यानी जो मर्द हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, वो क्या है? फूल हैं। और जो हमारे मुल्क में बच्चे पाए जाते हैं उन्हें किससे मिलाया गया है? कलियों से। अब कली क्या होती है बेटा? एक ऐसा फूल जो कि अभी पूरी तरह खिला नहीं होता। आप देखते हैं ना, बाग में जाते हैं, आप देखते हैं कि कुछ फूल हैं जो बहुत मुकम्मल तौर पे खिले हुए होते हैं, लेकिन उसके साथ ही आपको नज़र आएगा कि एक छोटी सी कली है जिसके इर्द गिर्द सब्ज़ पत्ते हैं और वो अंदर से फूल की थोड़ी सी हमें रंग नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो पूरा जो है वो खिला हुआ नहीं होता, वो बंद होता है फूल। तो जो फूल बंद होता है और अगर पूरी तरह नहीं खिला हुआ होता तो उसे कली कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कली कहा जाता है। तो कली किसे कहा गया है? जो हमारे मुल्क के बच्चे हैं, जो हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से जो बच्चे हैं, उन्हें कलियों से मिलाया गया है कि हमारा मुल्क जो है वो फूलों और कलियों से भरा हुआ है। इसमें जो बागात हैं, पाक है इस गुलशन की फ़ज़ाएँ, यानी हमारे बाग की जो फ़ज़ाएँ हैं या जो इसमें चलने वाली हवाएं हैं वो पाक हैं। पाक है मिट्टी, यानी हमारे वतन की जो मिट्टी है वो भी पाक साफ़ है। पाक हवाएं, और जो हवाएं चल रही हैं हमारे वतन में वो भी पाक साफ़ हैं। पाक है पानी पाक घटाएं, यानी हमारा जो पानी है, ये यानी जो दरियाओं का, समुद्रों का पानी है और आसमान से भी बल्कि जो पानी बरसता है वो पाक और साफ़ है। और जो आसमान पर गहरे स्याह काले बादल आते हैं वो भी पाक और साफ़ हैं। यानी मेरा वतन जो है वो हर लिहाज से खूबसूरत है, प्यारा है। पाक है पर्वत और मैदान। पर्वत बेटा कहते हैं पहाड़ को। पर्वत किसे कहते हैं? पहाड़ को। जैसे आप माशरती इल्म में पढ़ते हैं, कोहे सुलेमान, कोहे हिमालया, यानी हिमालया पहाड़। तो कोह कहते हैं पहाड़ को, पर्वत कहते हैं पहाड़ को। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो हमारे वतन के पहाड़ हैं या जो हमारे वतन के मैदान हैं वो भी पाक साफ़ हैं। यानी हमारे वतन पाकिस्तान का मतलब ही यही है कि वो सरज़मीन जो पाक साफ़ लोगों के रहने की जगह है। तो इसलिए मेरा वतन जो है वो हर तरह से पाक और साफ़ है। समझ आ गया बेटा? जी।
अब अगला बंद देखिए, पाक है ये हरियाला झंडा, चांद सितारे वाला झंडा, ऊंचा और निराला झंडा, अमन और आज़ादी का निशान, पाक वतन है पाकिस्तान। अब इस बंद में शायर ने किसकी तारीफ़ कर दी है? पाक है ये हरियाला झंडा। हरियाला किसे कहते हैं? सरसब्ज को। हरियाला किसे कहते हैं? सरसब्ज को। तो यानी अब यहाँ पर किसकी तारीफ़ बयान की जा रही है? झंडे की, कि हमारा जो झंडा है, हमारे वतन का जो झंडा है वो भी सरसब्ज है, सब्ज रंग का है और वो पाक साफ है। चांद सितारे वाला झंडा, यानी हमारे परचम पर जो चांद और सितारा बना हुआ है वो भी पाक और साफ है। क्यों? क्योंकि जो सितारा है, आप बेटा जानते हैं कि सितारे के कितने कोने होते हैं? 5। आप एक सितारा बनाएं तो उसके कितने कोने होते हैं? 5। तो 5 कोने किस चीज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं? किस चीज़ की रहनुमाई कर रहे हैं? हमारे मज़हब इस्लाम के अरकान की। किसकी रहनुमाई कर रहे हैं? हमारा मज़हब जो है उसमें उसके जो अरकान हैं 5। कौन कौन से अरकान हैं? कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। कि जिस तरह हमारा ईमान, हमारा इस्लाम उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि हम कलमा तैयबा नहीं पढ़ते, जब तक कि हम बाकायदगी से नमाज नहीं पढ़ते, जब तक कि हम रोज़ा नहीं रखते, जब तक हम अपने से जो गरीब लोग हैं उनको ज़कात नहीं देते और जब तक कि हज नहीं करते। और हज वो उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो कि हिम्मत रखते हैं, यानी जिनके पास इतना पैसा है कि वो आराम से हज के अखराजात को पूरा कर सकें, तो उन पर हज जो है वो फ़र्ज़ है। समझ आ गया बेटा? तो जो सितारा है वो इन 5 अरकान को ज़ाहिर कर रहा है। समझ आ गया? और चाँद, जो एक चाँद बनाया, अब आप देखें बेटा, चाँद कब हमारे परचम पे चाँद पूरा नहीं बना हुआ, मुकम्मल चाँद नहीं बना हुआ, एक लकीर सी है। और वो लकीर कैसे चाँद की है? पहली रात के चाँद की। यानी वो जो चाँद की एक बनाया हुआ है, एक अलामत बनाई हुई है, वो चाँद की जो शक्ल बनी है वो क्या है? पहली रात का चाँद है। तो पहली रात का चाँद हमारे मुल्क की तरक्की का निशान है। कैसे? कि आप देखें कि जिस तरह पहली रात का चाँद बारीक होता है, आहिस्ता आहिस्ता चाँद बढ़ता मुकम्मल हो जाता है और उसकी जब पूरा चाँद होता है तो उसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो इसी तरह ये अलामत है इस बात की कि हमारा मुल्क भी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करके सब मुल्कों से आगे बढ़ जाएगा। तो ये चाँद और सितारा जो है वो हमारे मुल्क की तरक्की के निशान है और ये परचम हमारी आज़ादी और सुकून की अलामत है। अमन और आज़ादी का निशान यानी हमारी आज़ादी और सुकून की अलामत है। और ये झंडा क्या बताता है? कि हम एक आज़ाद कौम हैं। बेटा मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि जो ग़ुलाम कौमें होती हैं उनका परचम नहीं होता। यानी अगर कोई दूसरा मुल्क, जैसे एक मुल्क है और वहाँ पे हुक्मरान जो हैं वो किसी दूसरे मुल्क के हैं, दूसरे मुल्क के लोग वहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, तो वो मुल्क जो है वो क्या होगा? ग़ुलाम मुल्क होगा। और ग़ुलाम मुल्क का कौमी परचम नहीं होता, आज़ाद कौमों का होता है, आज़ाद मुल्क का होता है। तो हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं और हमारा परचम जो है हम इस चीज़ की निशानदेही करता है कि हम एक आज़ाद कौम हैं और हमारा प्यारा वतन पाक और साफ़ है। समझ आ गया बेटा? जी, अगला बंद देखिए। हम सब हैं इसके रखवाले, गैरत वाले, हिम्मत वाले, सब आज़ादी के मत वाले, आज़ादी है हमारी जान, पाक वतन है पाकिस्तान। ठीक है। अब बेटा रखवाले,
रखवाले का क्या मतलब है? निगरानी करने वाले। रखवाले का क्या मतलब है? निगरानी करने वाले। हिम्मत, ताकत, हौसला। हिम्मत का क्या है? ताकत और हौसला। अब यहाँ पर इस बंद में शायर कह रहा है कि हम अपने वतन की निगरानी करने वाले हैं। रखवाले निगरानी करने वाले, हिफाजत करने वाले, कि हम अपने वतन की हिफाजत करने वाले हैं, हम अपने वतन के मुहाफिज हैं। गैरत वाले, हिम्मत वाले, यानी हम अपने मुल्क को दुश्मनों से बचाने वाले हैं। अगर किसी ने हमारे मुल्क की तरफ बुरी नज़र से देखा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे, कि हम अपने मुल्क की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, लेकिन अपने मुल्क पर कोई आंच नहीं आने देंगे, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे, क्योंकि हम एक गैरतमंद कौम हैं। यानी हमारे अंदर जो है इतनी गैरत है कि हम अपने मुल्क को किसी और के हाथ में नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमें अपनी आज़ादी अपनी जान से भी बढ़कर अजीज़ है। यानी अगर अपने वतन की आज़ादी के लिए हमें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर कभी जो है हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम आगे रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आज़ादी हमारी जान है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम किसी के ग़ुलाम हो गए तो हम उस आज़ादाना तरीके से ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। तो हम आज़ाद हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए हमें हमारी वतन की आज़ादी अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है, और हमारा वतन पाकिस्तान पाक और साफ़ वतन है। समझ आ गए बेटा? ये नज़्म आपकी किसने लिखी है? सैयद नज़र ज़ैदी। ये नज़्म किसने लिखी है? सैयद नज़र ज़ैदी। ठीक है बेटा, अब आप अपने अल्फाज मायनी पर आ जाइए। आपका पहला लफ्ज़ है पर्वत। क्या लफ्ज़ है? पर्वत। पर्वत के मायनी है पहाड़ को। पहाड़ को। रखवाले, निगरानी करने वाले। रखवाले, निगरानी करने वाले। नेक्स्ट वर्ड है गुलशन। क्या वर्ड है? गुलशन। बाग, चमन। बाग, चमन। घटाएं, गहरे बादल। घटाएं, गहरे बादल। मतवाले, मस्त, मदहोश। मतवाले, मस्त, मदहोश। निराला, अनोखा, अलग। निराला, अनोखा, अलग। हरियाला, सरसब्ज। हरियाला, सरसब्ज। हिम्मत। हिम्मत। ताकत, हौसला। ताकत, हौसला। अब बेटा आप जानते हैं कि ये सब काम आपको PDF फाइल के ज़रिए भेजा जा चुका है। तो आप अपनी उस फाइल को, या आपने जो काम उतार लिया है उसको आप अपनी कॉपी को अपने सामने रखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब बेटा हम पहला सवाल देखेंगे। सबसे पहले आपके नज़्म का पहला सवाल है, शायर ने फूलों और कलियों का जहान किसे कहा है? क्या सवाल है? शायर ने फूलों और कलियों का जहान किसे कहा है? अब आपने नज़्म में सबसे पहले पढ़ा है, किसे कहा है? जी, हमारे वतन पाकिस्तान को। किसे कहा है? हमारे वतन पाकिस्तान को। जी, अब आप इसका क्या जवाब लिखेंगे? शायर ने अपने वतन पाकिस्तान को फूलों और कलियों का जहान कहा है। समझ आ गए बेटा? सवाल नंबर 2 है, नज़्म में कौन सा मिसरा बार बार आया है? क्या सवाल है? नज़्म में कौन सा मिसरा बार बार आया है?
तो बेटा आपने भी नज़्म पढ़ी है, आपको फ़ौरन जहन में आ जाएगा कि एक मिसरा हम बार बार हर बंद में पढ़ रहे हैं, हर बंद में वो मिसरा आ रहा है। क्या है वो मिसरा? पाक वतन है पाकिस्तान। क्या मिसरा है? पाक वतन है पाकिस्तान। जी शाबाश। अब आप अपना सवाल नंबर 3 देखेंगे। इस नज़्म में गुलशन से क्या मुराद है? क्या सवाल है? इस नज़्म में गुलशन से क्या मुराद है? अब आपने अल्फाज मायने में भी पढ़ा है, गुलशन के क्या मायने हैं? बाग चमन। गुलशन के क्या मायने हैं? बाग चमन। तो आप क्या फ़ौरन आपके जहन में इसका आंसर आएगा कि इस नज़्म में गुलशन से मुराद हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान है। इस नज़्म में क्या मुराद है गुलशन से? हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अमन और आज़ादी का निशान किसे कहा गया है? अमन और आज़ादी का निशान किसे कहा गया है? अब आपने ये भी अभी पढ़ा है, किसे कहा गया अमन का निशान? पाकिस्तान के झंडे को। किसे कहा गया है? पाकिस्तान के झंडे को। जी, तो आप क्या लिखेंगे? अमन और आज़ादी का निशान पाकिस्तान के झंडे को कहा गया है। समझ आ गया बेटा? जी, सवाल नंबर 5 देखेंगे। पाकिस्तानी परचम में कितने रंग हैं? क्या सवाल है हमारा? पाकिस्तानी परचम में कितने रंग हैं? अब आप फ़ौरन, अभी मैंने आपको रीडिंग में भी बताया कि हमारे परचम में कितने रंग हैं। जी, पाकिस्तानी परचम में 2 रंग हैं। कौन से रंग? कितने रंग हैं? 2 रंग हैं। और कौन कौन से? सब्ज़, सफ़ेद। कौन कौन से हैं? सब्ज़ और सफ़ेद। अब बेटा जो सब्ज़ रंग है वो ज़्यादा है। ये बात मैंने अभी आपको बताई है कि सब्ज़ रंग ज़्यादा होने की वजह क्या है कि हमारे मुल्क में मुसलमान जो हैं वो ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। हमारे वतन में मुसलमान ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं और सफ़ेद रंग कम है। अब वो कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों के अलावा दूसरे मज़ाहिब के लोग भी मौजूद हैं। दूसरे मज़ाहिब के लोग भी यहाँ पर रहते हैं और अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी उन्हें आज़ादी है कि वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। समझ आ गया बेटा? अब आपका एक सवाल और है, इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल लिखें। आपका सवाल है, इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल लिखें। अब बेटा आपको ये बात पहले भी बताई जा चुकी है कि मरकज़ी मरकज़ से निकला है, यानी दरमियान। यानी हमने बताना है कि ये नज़्म क्यों लिखी गई है। यानी जब शायर कोई नज़्म लिखता है बेटा, तो वो किसी चीज़ को बुनियाद बनाता है, किसी तसव्वुर को सोचता है। अब इस नज़्म में आपने पढ़ा है कि शायर ने किस चीज़ का तसव्वुर किया है, किस चीज़ को जहन में रखा है। जी, हमारे वतन को रखा है जहन में। तो आपने 2 से 3 लाइनों में बताना है कि शायर इस नज़्म में क्या बताना चाह रहा है। तो आप क्या लिखेंगे इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल? कि पाकिस्तान एक पाक मुल्क है और इसमें पाई जाने वाली हर चीज़ पाक और साफ़ है। नहीं, आपने पूरी नज़्म में पढ़ा है ना कि यहाँ पर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पाक और साफ़ हैं और उनमें कोई भी मैली नहीं है, उसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है, पाक और साफ़ है। ठीक है बेटा, बस 2 से 3 लाइनों में आपने इसको बता दिया। ये आपका मरकज़ी ख्याल है। अब अगला आपका सवाल है, इस नज़्म का खुलासा लिखें। सवाल आपका क्या है? इस नज़्म का
खुलासा लिखें। जी बेटा, खुलासा का मतलब है कि हमने एक 4 से 5 लाइनों में, 4 से 5 जुमलों में हमने इस पूरी नज़्म के बारे में बताना है कि शायर ने इस नज़्म में क्या बताने की कोशिश की है या किसके बारे में बात की गई है। तो आप इसका क्या लिखेंगे? आपके पास ये काम मौजूद है। अगर आप ये काम अपने सामने खोल लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। जी, हमारा प्यारा वतन पाक और साफ़ है। इसके बाग, इसकी मिट्टी और इसका पानी सब कुछ पाक साफ़ है। इसके पहाड़ और मैदान भी पाक साफ़ हैं। हमारे वतन का झंडा भी पाक साफ़ है। ये झंडा हमारी आज़ादी और सुकून का निशान है। हम अपने वतन की इज़्ज़त के रखवाले हैं। हमें अपनी आज़ादी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। समझ आ गया बेटा? यानी ये मैंने अभी आपको पूरी नज़्म में समझा दिया है कि हमारे वतन की हर चीज़ पाक साफ़ है। हमारे वतन का झंडा आज़ादी और सुकून का निशान है और हम अपने वतन की इज़्ज़त के रखवाले हैं। यानी हम अपने वतन की इज़्ज़त की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं और हमें हमारे वतन की आज़ादी अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। समझ आ गया बेटा? जी, शाबाश। अब आप अपना बुक का पेज नंबर 17 यानी सफ़ा नंबर 17, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 17 खोलेंगे, पेज नंबर 17। आपका सवाल नंबर 2 है, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। क्या आपका सवाल है? मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अब बेटा ये नज़्म से मिलते हुए आपके हैं अल्फाज जो हमने इसमें लगाने हैं। आप जब इनको पढ़ेंगे खाली जगह को तो आपको ब्लैंक खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर आपने क्या लिखना है। नंबर 1, इस गुलशन की फ़िज़ाएँ डैश हैं। अब कुछ अल्फाज आगे लिखे हुए हैं जो आगे पीछे कर दिए हैं। आपने उन अल्फाज में से तलाश करना है जो दुरुस्त लफ्ज़ होगा और उसको आपने खाली जगह में लिख देना है। तो पहली आपकी जो है वो खाली जगह वो क्या है? इस गुलशन की फ़िज़ाएँ डैश हैं। तो क्या आएगा? पाक। क्या आएगा? पाक। नंबर 2, हम सब इस सरज़मीन के डैश हैं। तो क्या इसमें आएगा? रखवाले। क्या आएगा? रखवाले। नेक्स्ट है आपका, पाक सरज़मीन पर हमारी डैश भी कुर्बान है। पाक सरज़मीन पर हमारी डैश भी कुर्बान है। तो क्या आएगा इसमें? जान। यानी हम अपनी जान कुर्बान करेंगे ना, अपने वतन की इज़्ज़त की खातिर, अपने वतन की आज़ादी के लिए हम अपनी जान कुर्बान करेंगे। तो यहाँ पे क्या ब्लैंक आएगी? जान। क्या खाली जगह में आएगा? जान। जी। नंबर 4, हमारा झंडा हमारी डैश का निशान है। हमारा झंडा हमारी डैश का निशान है। ये अभी आपने पढ़ा है, किसका निशान है? आज़ादी का। जी। तो यहाँ पर खाली जगह में क्या आएगा? आज़ादी। क्या लफ्ज़ आएगा? आज़ादी। नंबर 5, आज़ादी हमारी डैश है। क्या है? आज़ादी हमारी डैश है। तो आप अल्फाज में देखें क्या रह गया हमारा लफ्ज़? शान। तो क्या आएगा लफ्ज़ यहाँ पर? शान। आज़ादी हमारी शान है। समझ आ गया बेटा? जी। आपका सवाल नंबर 3 है किताब का, अराब लगाएं। क्या सवाल है? अराब लगाएं। अब बेटा आपको मैंने ये बात समझाई है पहले भी कि जब हम अराब लगाते हैं तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लफ्ज़ को कैसे बोल रहे हैं, हमारा तलफ़्फ़ुज़ क्या है, हम वो लफ्ज़ अदा कैसे कर रहे हैं। जैसे हम वो लफ्ज़ अदा करेंगे वही तरीका जो है और उसी के हिसाब से हम ज़बर, ज़ेर, पेश, शद या जज़्म
जो भी आना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे फर्स्ट वर्ड है आपका, पहला लफ्ज़ है मिट्टी। क्या लफ्ज़ है? मिट्टी। अब देखिए टे जो है वो मीम के साथ भी मिल रहा है और छोटी के साथ भी। तो जो हर्फ पहले वर्ड हर्फ के साथ और दूसरे यानी तीसरे हर्फ के साथ दरमियान में है ना, तो पहले हर्फ के साथ और तीसरे हर्फ के साथ जो हर्फ मिलता है वो 2 मर्तबा अदा किया जाता है, लेकिन हम उसको 2 मर्तबा लिखते नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे कि 1 मर्तबा लिखकर उसके ऊपर शद लगा देंगे। हम क्या लगाएंगे? शद। तो मीम के नीचे ज़ेर, टे के ऊपर शद, छोटी के फिर टे के नीचे ज़ेर और छोटी के ऊपर क्या आ गए? जज़्म। क्या आ गई? जज़्म। तो ये क्या बन गया? मिट्टी। क्या बन गया? मिट्टी। अगला लफ्ज़ है बेटा आपका गुलशन। क्या लफ्ज़ बन गया? गुलशन। तो आप देखें गाफ के ऊपर पेश है, लाम के ऊपर जज़म, गाफ पेश लाम गुल, शीन के ऊपर ज़बर और नून के ऊपर जज़म। तो क्या बन गया? गुलशन। क्या बन गया? गुलशन। अगला लफ्ज़ है बेटा आपका निराला। क्या लफ्ज़ है? निराला। तो नून के नीचे ज़ेर, रे के ऊपर ज़बर और लाम के ऊपर ज़बर और अलिफ आप जानते हैं कि उसके ऊपर जज़म आ जाएगी, लाम ज़बर अलिफ ला बन जाएगा। तो निराला। क्या लफ्ज़ बना? निराला। अगला लफ्ज़ है बेटा आपका वतन। क्या लफ्ज़ है? वतन। तो वाव के ऊपर ज़बर, तोए के ऊपर ज़बर और नून के ऊपर जज़म। तो बन गया वतन। क्या बन गया? वतन। गैरत। क्या लफ्ज़ है? गैरत। गैन के ऊपर ज़बर, ये के ऊपर जज़म, गै, रे के ऊपर ज़बर और ते के ऊपर जज़म। तो गैरत। गैन ज़बर ये गै, रे ज़बर ते रत, गैरत। समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट अगला वर्ड है आपका हिम्मत। क्या वर्ड है? हिम्मत। हे के नीचे ज़ेर। अब देखें यहाँ पर भी मीम जो है वो हे के साथ भी बोला जा रहा है और ते के साथ भी बोला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? अब मीम को हम 2 मर्तबा तो नहीं लिखेंगे, तो हमने मीम के ऊपर शद लगा दी। मीम के ऊपर क्या लगा दी? शद। तो ये बन गया हिम्मत। हे के नीचे ज़ेर, मीम के ऊपर शद और फिर मीम के ऊपर ज़बर और फिर ते पर जज़। हिम्मत। हे ज़ेर मीम हिम, मीम ज़बर ते मत, हिम्मत। समझ आ गया बेटा कि किस तरह से हमने ये काम करना है? अब आप अपने किताब के सफ़ा नंबर 18 पर आ जाएंगे, पेज नंबर 18 जी, सफ़ा नंबर 18। आपका सवाल नंबर 4 है, दर्ज झैल अल्फाज के जुमले जमा बनाएं। दर्ज झैल अल्फाज के की जमा बनाएं, यानी ये अल्फाज लिखे हुए बेटा आपने इनकी जमा बनानी है। पहला लफ्ज़ है फ़ज़ा। पहला लफ्ज़ क्या है? फ़ज़ा। तो उसकी जमा क्या बनेगा? फ़ज़ाएँ। क्या बनेगा? फ़ज़ाएँ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका घटा। आसमान पर जो काले बादल छाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? घटा। तो ये है घटा। जब हम इसकी जमा बनाएंगे तो ये बन जाएगा घटाएँ। क्या बन जाएगा? घटाएँ। अगला लफ्ज़ है रखवाला। रखवाला और जमा क्या बनेगी? रखवाले। क्या बनेगी? रखवाले। अगला लफ्ज़ है कली। ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो फूल पूरी तरह से नहीं खिला हुआ होता उसे हम कली कहते हैं। तो कली की जमा है कलियाँ। कली की जमा क्या है? कलियाँ। अगला लफ्ज़ है झंडा। अगला लफ्ज़ आपका क्या है? झंडा। तो इसकी जमा क्या होगी? झंडे। क्या होगा? क्या जमा होगी? झंडे। निशान। क्या हमारे लफ्ज़ है? निशान। तो ये हो जाएगा निशानात। निशान की जमा क्या है? निशानात। यानी अगर हम
ज़्यादा निशान लगाए, यानी हमने यहाँ पे भी निशान लगाया, यहाँ निशान लगाया, ये तो ये एक निशान, ये निशान है। लेकिन जब हमने यहाँ पे भी निशान लगा दिया, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये क्या बन गए? निशानात। क्या बन गए? निशानात। समझ आ गया बेटा? हमारा अगला सवाल है, हम वज़न अल्फाज लिखें। क्या सवाल है? हम वज़न अल्फाज लिखें। हम वज़न से मुराद है हम आवाज़। हम आवाज़ यानी एक जैसी आवाज़ वाले। जब आप एक लफ्ज़ बोलते हैं तो उससे मिलता जुलता लफ्ज़ लिखना, बोलना और लिखना, उसको हम आवाज़ या हम वज़न अल्फाज कहा जाता है। ठीक है बेटा, इस चीज़ को आप अपने जहन में रखें कि ये आपका गलत नहीं होना चाहिए और आपने सोच कर इस काम को करना है कि इसमें गलती ना हो। अब जैसे पहला लफ्ज़ है आपका जहान। आपका लफ्ज़ क्या है? जहान। तो आप फ़ौरन आपके जहन में आएगा कि हम इसके आगे क्या लिखेंगे? आन। अब आप एक चीज़ और नोट करेंगे कि हमारा आखिरी हर्फ एक जैसा है। हमारा आखिरी हर्फ भी एक जैसा है, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। जहान, आन, शान। अब देखें, बोलने में एक जैसी आवाज़ हमारे मुंह से निकल रही है। तो जहान, आन, शान, मैदान। क्या हमारा लफ्ज़ है? मैदान। तो ये भी हमारे सारे मिलते जुलते लफ्ज़ हैं। समझ आ गए बेटा? नेक्स्ट आपका लफ्ज़ है रखवाले। क्या हमारा लफ्ज़ है? रखवाले। अब देखिए, इसके आखिर में आ रहा है लाम बढ़िए ले, तो हम क्या लिखेंगे? वाले। हम सिर्फ वाले भी लिख सकते हैं, वो भी इससे मिलता जुलता लफ्ज़ है। मत वाले, रखवाले, वाले, मत वाले और पाले। यानी जो चीज़ हम कोई जानवर पालते हैं, कोई परिंदा पालते हैं, तो पाले। तो ये आप देखें, सबके आखिर में क्या आ रहा है? लाम बढ़िए ले, लाम बढ़िए ले। ये हमारे हम आवाज़ अल्फाज हो गए। अमन। क्या लफ्ज़ है हमारा? अमन। तो इससे अब आखिर में नून आ रहा है, तो अगला लफ्ज़ है चमन। अमन, चमन, समन। आप देखें, बिल्कुल मिलते जुलते हम लफ्ज़ लिख रहे हैं। अमन, चमन, समन, दमन। क्या क्या लफ्ज़ है ये? दमन। समझ आ गया बेटा? अगला लफ्ज़ है हमारा आज़ादी। हमारा क्या लफ्ज़ है अगला? आज़ादी। तो आज़ादी से अब इसके आखिर में छोटी आ रहा है, यानी दाल और छोटी है। तो हमने ये दोनों हर्फ हमने देखने हैं कि हमारे अगले अल्फाज में भी ये आने चाहिए। जैसे इससे मिलता जुलता हमारा लफ्ज़ है आबादी। आज़ादी, आबादी, शादी, मादी। आज़ादी, आबादी, शादी, मादी। आप फिर देख लीजिए बेटा, हम आवाज़ अल्फाज वो होते हैं जो बोलने में एक जैसे हों। ठीक है, जैसे जहान, आन, शान, मैदान, रखवाले, वाले, मतवाले, पाले, अमन, चमन, समन, दमन। अब देखिए, जब मैं बोल रही हूँ तो ये एक जैसे आवाज़ हमारे मुंह से निकल रही है। आज़ादी, आबादी, शादी, मादी। समझ आ गया बेटा? यहाँ आपका बेटा ये सबक मुकम्मल होता है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप स्कूल के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।